चल पर सोचिए बड़ी खबर के साथ एक ऑफिसर के सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे गुजरात के पहले चरण के चुनाव के अंदर जिस तरीके की वोटिंग पैटर्न निकल कर सामने आए दोस्तों, उसके बाद बीजेपी के लोग बुरी तरीके से डरे हुए हैं। बताएंगे आपको बीजेपी ने दूसरे चरण के चुनाव से पहले क्यों अपने कार्यकर्ताओं से शहर के अंदर वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए कहा है दोस्तों। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। इसके साथ में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जैसे ही गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने प्रचार में जबरदस्त तरीके से पूरी जान फूंक दी, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी दोनों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। बताएंगे आपको ओवैसी को काले झंडे दिखाए गए और इसी के साथ में बीजेपी के नेता परेश रावल के खिलाफ आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वडोदरा में आधे रास्ते में रैली और रोड शो को छोड़कर चले गए दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। और टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता एक बार फिर से बंगाल में भिड़ गए, जमकर चले हैं लाठी डंडे। और कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में 89 में से 66 सीटें जीतने का कर दिया है बड़ा दावा। और इसी के साथ में दूसरे चरण के चुनाव से पहले दोस्तों बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के खतौली के अंदर बीजेपी के नेता ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की उड़ाई है धज्जियां। आरएलडी के नेता ने की है शिकायत। देखते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात के पहले चरण के चुनाव के बाद परिवर्तन की हवा और ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है जहां पर दूसरे चरण के चुनाव 5 तारीख को होने वाले और उससे पहले प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम चुका है और अब मात्र डोर टू डोर कैंपेन हो पाएगा दोस्तों। 93 सीटों पर 883 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। इन सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 52 सीटें थी जबकि कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें मिली थी। अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर 2% और वोट शेयर इकट्ठा कर लेती है दोस्तों तो कम से कम 60 के आसपास अपने आंकड़े को पहुंचा देगी और पूरे राज्य भर के अंदर कांग्रेस पार्टी एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके के रैली रोड शो करके दिखाया है और आम आदमी पार्टी एआईएमआईएम का फैक्टर जिस तरीके से गायब हो गया है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई सारे नेताओं को बैठक के बाद अब चिंता सताने लगी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्यों बम्पर वोटिंग की जा रही है, क्यों शहरी क्षेत्र में मतदाता निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग से बीजेपी चिंतित दिखाई दे रही है। पार्टी का आकलन है कि 12 से 15 सीटों पर जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा गया है कि वे खासकर शहरी इलाकों के अंदर अधिक से अधिक वोट करवाएं। कम वोटिंग वाले कई सीटों पर बीजेपी के लिए तनाव बढ़ चुका है दोस्तों। दरअसल दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में 2017 के दौरान तमाम विरोध और आंदोलनों के बीच 2012 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट का नुकसान हुआ था और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई थी। बीजेपी ने नए वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया था जिसके बाद आंकड़े बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए दोस्तों। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा नतीजा देखने को मिल रहा है। जहां पर 2017 में 70% के आसपास वोटिंग हुई थी तो इस बार मात्र 64% या 65% के आसपास वोटिंग हुई है दोस्तों। तकरीबन कह सकते हैं कि 5% वोट शेयर कम पड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता इस मामले को लेकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ तक कि 55 सीटें जीतने का दावा किया है और बीजेपी के लोगों ने अपने वॉर रूम के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो शहरी क्षेत्रों के अंदर जितना हो सके वोट परसेंटेज को बढ़ाइए। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की ताबड़तोड़ रैली के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के इलाकों के अंदर भी जबरदस्त रैली की है जिसके बाद पूरे समीकरण पलटते दिखाई दे रहे हैं। अब तक ये माहौल बनाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी फाइट में ही नहीं है, लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी रफ्तार पकड़ी है दोस्तों और पहले चरण के अंदर भी जिस तरीके के पैटर्न निकलकर सामने आए हैं उसके बाद बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी चौंक रहे हैं कि कैसे आखिर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल अल्पसंख्यक समुदाय के इलाके में कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी एक के बाद एक सभाएं संबोधित कर रहे हैं। बड़ा बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ा। ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंचे थे लेकिन लोगों ने काला झंडा दिखाकर वापस जाने के लिए कह दिया। यही नहीं, लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए बताया कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, ओवैसी यहाँ से चले जाएं, बीजेपी का काम ना करे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी जमालपुर अहमदाबाद के अंदर अपने प्रत्याशी साबिर कबलीवाला के समर्थन में पहुंचे थे जिसके बाद काला झंडा उनको दिखाया गया है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट आई है कि शाम को असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली को संबोधित करते हुए आंसू बहाए और भावुक होकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है दोस्तों। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिन में विरोध होने के बाद उनके आंसू निकले हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अचानक से छोड़ना पड़ा रोड शो। दरअसल गुजरात के चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के चुनाव को लेकर भी बीते दिन प्रचार का अंतिम दिन
दिन था और इस दौरान अमित शाह रोड शो करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। वडोदरा के अंदर रोड शो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से उतरकर गाड़ी से चले गए, जो चर्चा का विषय बन गया है। लोगों ने कहा कि अमित शाह की रैली के दौरान भीड़ नहीं जुटी थी, जिसके बाद उनको ये फैसला लेना पड़ा। हालांकि भाजपा की ओर से इस मामले पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। एक और बड़ी खबर की माने तो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। ये कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है। पूर्व मंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द सरकारी पैसे से एक पैनलिस्ट कल्ट बनाया गया है, लेकिन ये कल्ट और 5 स्टार कल्चर ये सब संघ और बीजेपी पर भारी पड़ने जा रहा है। संघ के पुराने लोग भी अटैच बाथरूम कल्चर से नाखुश हैं। ये बातें शंकर सिंह वाघेला ने कही है। उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है, जिसके बाद बीजेपी के लोगों को गोधरा कांड एक बार फिर से याद आ रहा है, यानी गोधरा को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बीजेपी के नेता जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इसका एनालिसिस करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला बता रहे हैं कि भाजपा की कुर्सी हिल रही है, इसीलिए गोधरा का बार बार जिक्र किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने गुजरात चुनाव में नफरती भाषण देने पर बीजेपी के पूर्व एमपी परेश रावल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वहीं पर झारखंड के अंदर चुनाव आयोग की सिफारिश और राजभवन से टकराव के बीच राज्य सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां सामने आ गई है दोस्तों। उनका सामना करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पक्ष में लगातार जन समर्थन जुटाने के लिए बड़ी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उनके कई सारे नेता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए गए थे, यानी महागठबंधन को मजबूत गठबंधन के तौर पर पेश किया गया था दोस्तों। और अब पूरे झारखंड के अंदर जोहार आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महागठबंधन के सारे लोग मौजूद रहेंगे। सभी कार्यकर्ता नेता मिलकर झारखंड में एक बार फिर से लोगों से मैंडेट लेंगे और राज्यपाल के द्वारा जो कदम नहीं उठाया जा रहा है उसका विरोध भी किया जाएगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक और बड़ी खबर ये आई है कि संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार काम करते रहेंगे और उनके पास संसद के सत्र में जाने के लिए टाइम नहीं बचेगा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में ही शामिल होंगे दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के लोग बोल भी पाते हैं, जनता से मिल भी पाते हैं, लेकिन संसद के अंदर जब बोलने ही नहीं दिया जाता तो जाकर फायदा ही क्या है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी 28 तारीख से शुरू करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। इसमें राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी यात्रा को निकाल रही है। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा अब तक लगभग आधा पार कर चुकी है और जल्द ही ये यात्रा राजस्थान में एंटर होने वाली है, जिसके बाद ये यात्रा पंजाब और हरियाणा होते हुए सीधे जम्मू कश्मीर की तरफ जाने वाली है। और इससे पहले आप बंगाल के अंदर भी कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। और एक और बड़ी खबर की माने तो दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के बाद सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के नेता वापस से हिमाचल प्रदेश पहुंच गए और वहां पर जाकर लोगों ने बैठक की है। सारे नेता बैठे और सभी ने चर्चा की है कि किन किन सीटों पर हमें जीत मिल रही है, जिसके बाद आगे की रणनीति भी तय की जा रही है। हालांकि 4-5 दिनों के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन किस सीट पर जीत रहा है। वही आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में दिव्यांग लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। इसी के साथ में बेरोजगारी का मुद्दा दूसरे चरण के चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय के बीच में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा चिंता का विषय है और इसीलिए यहाँ पर बम्पर वोटिंग की खबरें भी सामने आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी इन जिलों के अंदर अधिक से अधिक सीट जीतने की उम्मीद कर रही है, जो जिले ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आते हैं, खासकर आदिवासी इलाके में आते हैं। और यहाँ से बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी पहले चरण के चुनाव में, उसका भी पूरी तरीके से पत्ता साफ हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव में एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ पर आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत भी प्रभाव हो। वहीं आपको बता दें कि साबरकांठा के अंदर भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आदिवासी समुदाय बड़े नंबर में है, जो कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। और एक और बड़ी खबर की माने तो पश्चिम बंगाल के अंदर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए, दफ्तरों में तोड़फोड़ तक की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर में तोड़फोड़ किए जाने के बाद ये मामला और ज्यादा उग्र हो गया। एनडीटीवी को अधिकारियों ने बताया कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी उसी जिले के डायमंड हार्बर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान ये खबर छपी कि टीएमसी के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ की गई है और मामला इतना आगे बढ़ गया कि जबरदस्त बवाल हो गया। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता रघु शर्मा ने दावा किया है कि पहले चरण के चुनाव में 89 सीटों में से 65 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है, हमारे पास जो रिपोर्ट है ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत है। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा से खत्म होगी कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की सारी मुश्किलें, बीजेपी का असर विफल करने की पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों। दरअसल राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली निकाल रही है और कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में सारे नेताओं को एक मंच पर लाकर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। कितना सफल हो पाएगी कांग्रेस पार्टी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन एक बात तय है कि राजस्थान में यह यात्रा काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह 5 बजे के बाद भी खत्म
खतौली में जंधेड़ी गांव के अंदर प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि खतौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच मुकाबला है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी लोक दल के साथ में गठबंधन में है और इस सीट पर किसके खाते में आखिर जनता ये सीट देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और ऐसे में कल वोट होने वाला है और एक दिन पहले प्रचार थम चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेता 5 बजे के बाद भी प्रचार कर रहे थे। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जयंत सिंह के द्वारा की गई मांग पर संज्ञान लेंगे और बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी के नेता रेवड़ी बांटते दिखाई दिए हैं। सोशल मीडिया पर गुजरात के चुनाव के मद्देनजर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में दिख रहा है कि अल्पेश ठाकुर जो बीजेपी के नेता हैं, उनका प्रचार करते हुए लोगों के बीच में रेवड़ियां बांटी जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त सवाल खड़े किए। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात चुनाव के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम की टीम एक साथ मुस्कुराते दिखाई दे रही है। टीम के हौसले बुलंद है। देखना है कि मुस्कान 8 दिसंबर को बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम के लोगों का मानना है कि उन्होंने अच्छा काम किया है और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी परिवर्तन करके सरकार बनाने जा रही है। सारे के सारे लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, देखते हैं अंतिम रिजल्ट किस तरीके का सामने आता है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो इमरान प्रतापगढ़ी, जिनकी जमकर आलोचना की जा रही थी कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ही नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने पहले और दूसरे चरण के चुनाव से मात्र एक हफ्ते पहले अपनी रैली करनी शुरू की और एक एक दिन में 5-5 रैली करके रिकॉर्ड बनाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अब तक 30-35 रैलियां कर डाली है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि उनकी लगभग सारी रैलियों के अंदर प्रचंड जन समर्थन देखने को मिल रहा है और सारी सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में उनकी अच्छी खासी पहुंच देखने को मिल रही है। ऐसे में जिस तरीके से लोगों का हुजूम दिख रहा है, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में और भी ज्यादा सीटें बढ़ सकती हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि उत्तराखंड के देहरादून के अंदर सीएम आवास कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अनशन कर रहे कांग्रेस पार्टी के नेता जयेंद्र रामोला ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया है और राजभवन के बाहर जाकर अनशन भी कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में छिपे हुए वीआईपी का नाम खुलासा करने के नाम पर इस तरीके का प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, पिछले 51 दिनों से ऋषिकेश में धरना जारी है और इसके बाद अब ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। लोगों ने प्रदर्शन करके कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश की। उनसे पूछा है कि आप वीआईपी का नाम बताइए जो इस पूरे कांड के पीछे है। वहीं पर बीजेपी ने टीएमसी के खेला होबे के नारे का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य की संपत्ति बेच रही तृणमूल कांग्रेस की सरकार कुछ वर्षों में हम हटा देंगे। और इसके बाद दोस्तों खेला होबे के नारे का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये नारा हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कहीं न कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ ही इस नारे को गढ़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कच्चा तेल 25% सस्ता, एलपीजी 40% सस्ती, ये 6 महीने के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आंकड़े हैं। फिर भी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं हो रहे? प्रधानमंत्री जी, आपके लूट तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज है भारत जोड़ो यात्रा, जवाब जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा एक उदाहरण पर जरूर जवाब देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ये सवाल खड़ा किया है तो शायद प्रधानमंत्री जवाब ना दे। और बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया के लोग पूछे भी ना कि राहुल गांधी ने आपसे ये सवाल पूछा है, आप इस पर जवाब दीजिए। एक और बड़ी खबर की माने तो मोदी आधुनिक भस्मासुर है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कर्नाटका में ये बयान दिया है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी के लोग अब चुनाव में करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं पर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। चुनावी प्रचार प्रसार 2 दिन पहले ही थम चुका है और उसके बाद अब ये जनता के निर्णय का दिन है। देखते हैं जनता इस बार क्या 15 साल पुरानी बीजेपी की एमसीडी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी या फिर से बीजेपी की सरकार जीत कर आएगी। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट चल रहा है दोस्तों, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। अगर त्रिकोणीय मुकाबला रहता है तो कौन पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। एक और बड़ी खबर की माने तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मुलाकात शिक्षक को पड़ी भारी। सहायक आयुक्त ने शिक्षक राजेश कनोजे को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा है कि क्या कारण बताओ, नोटिस नहीं जारी करना चाहिए था, पहले अचानक से सस्पेंड कर देना कहीं न कहीं नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी के साथ में शिक्षक की मौजूदगी के बाद इस मामले पर पॉलिटिकल डिबेट भी शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर की माने तो आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दायर करते हुए कहा गया है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। रामपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले गंज कोतवाली में आजम खान के खिलाफ महिलाओं पर टिप्पणी करने के आरोप में रिपोर्ट दायर की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो गुजरात में करके दिखाई है, जिसके बाद माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात से शुभ संकेत आ सकते हैं। शंकर सिंह वाघेला ने वाव के अंदर जनसभा को संबोधित किया, यहाँ पर भी प्रचंड जन सैलाब देखने को मिला। जबकि इमरान प्रतापगढ़ी वडगांव में प्रचार करने के लिए पहुंचे, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जिग्नेश मेवाड़ी। सांसद गुजरात के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कांकरेज विधानसभा में बूथ अध्यक्षों के साथ में बैठक की है और उन सभी
सभी को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए प्रेरित किया है दोस्तों। इसी के साथ पाटन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी रैली निकाली है। इसी के साथ में थराद में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त रोड शो करते हुए यहाँ पर फिर से इतिहास बनाने की कोशिश की है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी सिद्धपुर में जनसभा को संबोधित की है। यहाँ पर भी प्रचंड जन सैलाब देखने को मिल रहा है। दाहोद में इमरान प्रतापगढ़ी के रैली में जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे ये खुलकर सामने आने लगा है कि कहीं ना कहीं एक अंदर करंट इस बार चल रहा है दोस्तों जनता के बीच में, और सत्ता परिवर्तन को लेकर लोगों में एक ऐसा साइलेंट है जो आने वाले दिनों के अंदर खासकर 8 तारीख को इस तरीके से समझ में आएगा कि बड़े बड़े लोग चकरा जाएंगे। ये दावा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि भानु प्रताप नगर के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, बीजेपी और सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने भी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार किया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 3 बजे तक प्रचार करने की इजाजत दी गई थी। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने भी 2 आम सभाओं को संबोधित करते हुए अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगा है। वहीं पर दोस्तों दिल्ली में कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के एक मामले में बेगुनाह मानते हुए डिस्चार्ज कर दिया है। हालांकि वे अभी भी यूएपीए के कारण कस्टडी में रहेंगे। यानी दोस्तों दिल्ली पुलिस को पहले कोर्ट फटकार लगाती है कि इनके खिलाफ आपके पास क्या सबूत है, आप चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करते। उसके बाद दिल्ली पुलिस कोई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रही, कोई कंक्रीट आरोप नहीं लगा पा रही, तो कोर्ट ने एक मामले में फिर से बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से फैसला जरूर लिया गया है, लेकिन यूएपीए केस के तहत दोस्तों अभी भी जमानत नहीं मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के कुडनी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर एक बड़ी खबर ये आई है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी को झटका लगा है। पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता कुमारी ने वीआईपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गीता कुमारी को बीजेपी में शामिल कराया है। वहीं पर गुजरात में थम चुका है चुनाव प्रचार का शोर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी टेंशनें बढ़ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों से जमकर वोट करने की अपील की है दोस्तों, लेकिन गुजरात के अंदर जनता साइलेंट होकर वोट डाल रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के अंदर कल वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर विधानसभा सीट और मुजफ्फरनगर के खतौली सीट पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार धुआंधार तरीके से करते दिखाई दिए। सपा के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव कराए जा रहे हैं। 5 दिसंबर यानी कल यहाँ पर वोटिंग होने वाली है दोस्तों, और उससे पहले समाजवादी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आबादी के अनुसार आरक्षण देने के संबंधित विधेयक सदन में सर्वसहमति से पास किए गए। दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित विधेयकों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 4% आरक्षण की बात कही गई है। इसके साथ ही राज्य में आरक्षण का कुल कोटा 76% तक पहुंचा दिया गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर चित्रकूट जेल से रिहा होकर मुस्कुराते हुए बाहर निकले सपा के विधायक नाहिद हसन। आखिर सपा के एमएलए नाहिद हसन को कोर्ट ने जमानत दे दी है। शनिवार को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। चित्रकूट जेल से मुस्कुराते हुए बाहर निकले हैं नाहिद हसन। आप लोग को याद होगा कि 2022 के चुनाव के मद्देनजर नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया था। हालांकि वो चुनाव जीत गए। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने कहा था कि नाहिद हसन को और बड़ी सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको अब जेल से बाहर निकलने का मौका भी मिला है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की राजनीति और निकलकर सामने आती है दोस्तों। वहीं पर बंगालियों की तरह दिमाग रखना जरूरी है। परेश रावल के बयान पर भड़की टीएमसी के सांसद। बीजेपी के नेता के बयान को बंगाली लोगों के खिलाफ उचित मानसिकता वाले बयान बताया गया है दोस्तों। इसके साथ में जेएनयू के अंदर ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे लेख लिखे गए थे, जिसके बाद अब जेएनयू के अंदर हिंदू रक्षा दल के लोगों ने कम्युनिस्ट भारत छोड़ो इस तरीके का स्लोगन लिख दिया है। यानी नारेबाजी दोनों तरफ से की जा रही है। इसके साथ में जजों की नियुक्ति पर बोले देश के उपराष्ट्रपति धनखड़। कहा एनजेएसी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। संसद में इस पर चर्चा भी नहीं हुई। ये गंभीर मामला है। दरअसल जजों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा सवाल ये रहता है कि जज की नियुक्ति कौन करे। क्या जज अपने आप ही नए जज की नियुक्ति करे या फिर सरकार का इसमें कोई रोल होना चाहिए। इसको लेकर सरकार ने एनजेएसी का एक एक्ट भी बनाया था दोस्तों, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खंडित करते हुए कहा था कि ये जजों के निष्पक्षता के खिलाफ होने वाला है, उनकी आजादी के खिलाफ है, इसीलिए इसे गैर संवैधानिक करार देकर रद्द किया गया। और इसी पर धनखड़ ने टिप्पणी की है। वहीं पर हिंदू महासभा ने मथुरा के ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी। निषेधाज्ञा लागू किया गया है। हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में लड्डू गोपाल के जल अभिषेक और हनुमान चालीसा के पाठ की अनुमति मांगी है। वहीं पर जिला प्रशासन ने अगले वर्ष 28 जनवरी तक बिना अनुमति के किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन के द्वारा 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होकर सभा आदि करने पर रोक लगा दिया है। दोस्तों साथ आपको बता दें कि ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को अपने साथ में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कार्ड खेलते हुए गुजरात में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाने का जो ऐलान किया था, उसके बाद दूसरे चरण के चुनाव के अंदर समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, जबकि विपक्षी पार्टी बार बार कह रही है कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। वहीं पर गुजरात के अंदर
कांग्रेस पार्टी की ओर से ओबीसी मुख्यमंत्री देने और SC ST के साथ साथ माइनॉरिटी समाज से आने वाले लोगों को डेप्यूटी CM बनाए जाने का जो वादा किया, ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। वहीं पर गुजरात में वोटिंग से पहले 500 पेटियां शराब बरामद की गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पर आरोप लगाया है। बीजेपी के नेता अल्पेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के भतीजे के घर से शराब बरामद हुआ है। कांग्रेस वाले गलत काम खुद करते हैं और नाम हमारा लेते हैं। अल्पेश ठाकुर बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर अब बिहार के चुनाव से पहले पाकिस्तान का एक बार फिर से जिक्र सामने आ गया है। मोतिहारी की ढाका विधानसभा को बीजेपी की सांसद ने पाकिस्तान की संज्ञान दी है। शिवहर से बीजेपी की सांसद रमा देवी ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल का परिचय कराते हुए कहा कि ये पाकिस्तान से जीत कर आए हैं। इस पर विधायक पवन जायसवाल ने रमा देवी की बात में हामी भरी है। ऐसे में दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।